बात करेंगे बुरहानपुर शहर की, जहां के शिकारपुरा निवासी शेख अकबर को ऑटो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाना महंगा पड़ गया। शेख अकबर के समाज के लोग ही उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। उसके घर पर हमला हो रहा है। शेख अकबर ने एसपी से अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई। दरअसल इस मुस्लिम युवक के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। केंद्र की योजनाओं के तहत उसे आवास मिला, तो वहीं स्वरोजगार के तहत रोजगार के लिए ऑटो रिक्शा भी मिला है। इस बात से खुश होकर उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो अपने ऑटो पर लगा ली, लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा। पूरा मामला क्या कुछ है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम विस्तार से समझा देते हैं। पूरे मामले पर हम नजर डालेंगे। बुरहानपुर से गंभीर मामला निकलकर सामने आया है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। ये वो ऑटो है जो शेख अकबर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उन्होंने लगा रखी है, साथ में मोहन भागवत की भी तस्वीर है। और इसी से नाराज होकर शेख के समुदाय के लोगों ने ही उस पर पथराव किया है। आपको बता दें कि ये वो ऑटो जो गली में लेकर वो निकलते हैं और स्वरोजगार का रास्ता तलाशता ये ऑटो गलियों से गुजरता है, लेकिन उसी तरह से फोटो लगाने पर विवाद शुरू हो जाता है। बड़ा सवाल बंसल न्यूज खड़ा करता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाना क्या गुनाह हो जाता है? आखिर क्यों अपने ही समाज के बीच, अपने ही देश के बीच इतनी नफरत फैल रही है? विचारधारा के नाम पर या समुदाय के नाम पर इतनी नफरत आखिर क्यों फैलाई जा रही है? तो शेख अकबर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये सुना देते हैं। शायद ये थी कि माननीय मोदी जी जो है हमारे देश के राजा है और उनके कार्यकाल में मेरे को 2017 में PMRY प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत ऑटो रिक्शा मिली है अनुदान, और 2019 और 20 में आवास योजना में मेरा मकान आया हुआ है और मकान बना भी चुका हूँ। मैंने पूरा 2.5 लाख रुपए मिल भी चुका है। तो वो संबंध में मैंने माननीय मोदी जी का मेरी रिक्शा के ऊपर पोस्टर लगा के रखा था। तो शहर के बुरहानपुर ज़िले के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वो पोस्टर को देख के उनकी गलत भावनाएं बना के कभी मेरे को भाड़ा ले जाने के संबंध में मारते, गाली देते, कभी मेले के अंदर माँ से विवाद करते। सब्जी की माँ, हमारी माता राम सब्जी की दुकान लगाती है, तो माता राम से भी सब्जी लेके पैसा ना देने के कारण वो चक्कर में विवाद करते। तो सुना आपने शेख अकबर ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री प्रेम उसके लिए कितना भारी पड़ रहा है। और अगर आप नहीं सुन पाए हो, चूक आपसे हुई हो, तो एक बार फिर सुन लीजिए कि शेख क्या कह रहा है। सर, शिकायत ये थी कि माननीय मोदी जी जो है हमारे देश के राजा है और उनके कार्यकाल में मेरे को 2017 में PMRY प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत ऑटो रिक्शा मिली है अनुदान, और 2019 और 20 में आवास योजना में मेरा मकान आया हुआ है और मकान बना भी चुका हूँ। मैंने पूरा 2.5 लाख रुपए मिल भी चुका है। तो वो संबंध में मैंने माननीय मोदी जी का मेरी रिक्शा के ऊपर पोस्टर लगा के रखा था। तो शहर के बुरहानपुर ज़िले के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वो पोस्टर को देख के उनकी गलत भावनाएं बना के कभी मेरे को भाड़ा ले जाने के संबंध में मारते, गाली देते, कभी मेले के अंदर माँ से विवाद करते। सब्जी की माँ, हमारी माता राम सब्जी की दुकान लगाती है, तो माता राम से भी सब्जी लेके पैसा ना देने के कारण वो चक्कर में विवाद करते। तो सुना आपने शेख ने क्या कहा। उसने कहा कि प्रधानमंत्री का फैन वो इसलिए हुआ क्योंकि उसे ऑटो दिया गया, केंद्र सरकार की योजना के तहत उसे रोजगार मिला है और काफी कुछ फायदा केंद्र सरकार की तरफ से उसे मिला है। लेकिन इसलिए सवाल खड़ा होता है क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की घृणा एक समुदाय की तरफ से की जा रही है। लगातार ये मामला आपको समझा रहे हैं हम। पूरा मामला अब ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक करके समझाएंगे कि क्या कुछ हुआ था। शेख अकबर के पास रहने के लिए कोई मकान नहीं था, कोई घर नहीं था, छत नहीं थी। केंद्र की योजनाओं के तहत उसे आवास दिया गया। अब स्वरोजगार योजना के तहत उसे ऑटो रिक्शा मिला जिससे वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। अब योजनाओं के लाभ से खुश होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो उसने अपने ऑटो पर लगा लिया। अब शेख के समाज के लोग ही उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। शेख अकबर के घर हमले हो रहे हैं। शेख अकबर को उसके समाज के लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन गंभीर मामला है। एसपी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। एक अकबर नाम का व्यक्ति जो है उसकी तरफ शिकायत की गई थी कि उसके साथ कुछ लोगों ने जो है वो उसको डराया धमकाया है और मारपीट करी है, क्योंकि वो ऑटो पे जो है वो फोटो लगाया हुआ है उसने। तो उस तारतम्य में उसने मामला पंजीबद्ध कर लिया है 330/506 का। और साथ ही साथ में जो 3 आरोपी है उसके अंदर उनसे भी गिरफ्तारी करके 2 दिन में हमको जल्द से जल्द चार्ज पेश कर देंगे। तो पथराव के बाद शेख
बुरी तरह से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उनका भाई भी बुरी तरह से घायल है, जो कि अस्पताल में एडमिट है। और इस बीच कई बड़े सवाल खड़े करता है बंसल न्यूज। क्या कुछ पूछता है बंसल न्यूज, आपको ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री के फोटो लगाना इतना बड़ा गुनाह हो जाता है कि आपके समुदाय के लोग ही पथराव करने लगते हैं? अपनों से ही इतनी नफरत आखिर क्यों की जाती है? क्या विचारधारा के नाम पर देश बट रहा है? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को विरोध का सामना आखिर क्यों करना पड़ रहा है? ऐसे मसलों में धर्मगुरु क्यों कुछ नहीं कहते हैं, यह भी एक मुख्य सवाल है। लगातार सवाल उठा रहा है बंसल न्यूज। बंसल न्यूज के तमाम महत्वपूर्ण सवाल बंसल न्यूज की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चलिए और विस्तार से हम इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ बुरहानपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। गोपाल, जरा हम इस विस्तार से इस मामले को समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास उठने लगता है। जी, बता देना चाहूंगा, जिस तरह से अकबर ऑटो चालक है, जिसने अपने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभ लेकर उसने ऑटो खरीदा, उसका आवास योजना के तहत उसका मकान बनाया, जिसके बाद उसको ऐसा लगा कि मुझे जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पोस्टर लगाना चाहिए मेरा ऑटो के ऊपर। और ऑटो पर लगाने के बाद उन्होंने जिस तरह से ऑटो पर लगाकर घूम रहे थे शहर में, उसी के बाद में उनका ये हुआ कि उनके ही लोग जो है उनका विरोध करने लगे, जिसके बाद कई धर्म गुरुओं के पास भी इसकी जो है समाचार गए और धर्म गुरुओं ने जो विरोध कर रहे थे उन लोगों को भी समझाया और इन्हें भी आपस में बैठ करके समझाइश दी है। और आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि शेख आखिर है कहाँ, क्या उसकी हालत ठीक नहीं? क्योंकि लगातार जब हमारी तरफ से भी संपर्क बैठाने की कोशिश की गई तो उन्होंने मना किया। वो चाह रहे थे कि वो टीवी स्क्रीन पर आके अपने बयान दर्ज ना कराए। उनकी हालत कैसी है? क्या अस्पताल में भर्ती है वो? जी, अस्पताल में भर्ती नहीं है, वह अपने घर पर भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने घर से दूर है और किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से उनके मोबाइल फोन पर चर्चा की गई, उनके परिवार में जाकर बातचीत की गई, तो उनके वालिदा का भी यही कहना था कि इस मामले से जो है अकबर को दूर रखा जाए और कहीं ना कहीं जो है समाज में रह करके इस प्रकार से कोई गलत हरकत ना हो जाए, इस प्रकार उनकी वालिदा का बिल्कुल। और बड़ी बात ये गोपाल, किस तरह से शेख अकबर, जो कि इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि फतवा भी जारी हो चुका है शेख अकबर के खिलाफ। आपको बता दें कि समुदाय के लोग इस पर पथराव कर रहे थे और इतना डर चुका है शेख अकबर कि बिल्कुल भी संपर्क किसी से करना नहीं चाहता है। और इस बीच उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरह से समाज में इस विचारधारा की बात आगे चल रही है, कहीं ना कहीं चिंतित हो जाने वाली घटना है। एक बार फिर हम गोपाल का रुख करेंगे। गोपाल, क्या अंतिम बार आपकी बात कब हुई थी, इस बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? क्या आपका संपर्क एक भी बार शेख से हो पाया है? जी, जिस तरह से ठाकुर प्रियांक सिंह जो कि उनके साथ एसपी कार्यालय पहुंचे थे, क्योंकि उनका नंबर बंद होने के कारण प्रियांक को लगाया गया। प्रियांक ने उन्हें किसी और नंबर से जोड़कर बंसल न्यूज से बात कराई, जिसमें उन्होंने बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर आने से चलिए आपको रोकना चाहूंगी गोपाल। इस बीच बड़ी खबर हम बता दें, शेख अकबर के खिलाफ फतवा जारी हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुरहानपुर का ये मामला काफी चिंताजनक है। शेख अकबर के पास घर नहीं था, छत नहीं थी, प्रधानमंत्री का फैन हो गया क्योंकि स्वरोजगार और योजनाओं का लाभ उसे मिला। फतवा जारी हो चुका है। एक बार फिर हम रुक करेंगे गोपाल देवकर का। गोपाल, फतवा भी अब जारी हो चुका है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कठिन होगा अब शेख के लिए आगे आकर मुखर होकर कुछ भी बोलना। गोपाल की और हम रुक करने की कोशिश करेंगे। गोपाल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। किस तरह से शेख से आप संपर्क में थे? जी, जो प्रियांक सिंह, ठाकुर प्रियांक सिंह, इनके साथ एसपी ऑफिस पहुंचे थे, उन्हीं से संपर्क किया कि आखिरकार अकबर का मोबाइल और किसी प्रकार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो प्रियांक सिंह ने जो है उनके मोबाइल किसी अन्य नंबर से जो है बंसल न्यूज की बातचीत कराई, जिसके बाद उन्होंने कि बुरहानपुर में इस तरह की घटना हो जाना कई बार मुश्किल खड़े कर देती है। इस तरह का मामला जब सेक्युलर कंट्री में होता है। फिलहाल गोपाल से हमारा संपर्क टूट गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा उससे संपर्क करें। आपको बता दें कि शेख अकबर के खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है। कोशिश करेंगे गोपाल से दोबारा बात करें। गोपाल, बताया ये भी गया कि जिस तरह से फतवा जारी हुआ है तो लगातार कोशिश कर रहा है शेख के बिल्कुल भी लाइमलाइट में ना आ पाए या उसका परिवार का कोई भी इंसान लाइमलाइट में ना आए, क्योंकि भाई भी घायल हुआ था पथराव में। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास?
जी भाई के पथराव के बाद में जिस तरह से बात सामने आ रही है कि वो किसी प्रकार से अब इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते और अपने आप को बैक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वे समाज के लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार से जो है प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी जो है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, मोहन भागवत जी राष्ट्रीय आरएसएस के अध्यक्ष भी रहे, तो उस प्रकार से उन्होंने उन लोगों से भी समझाइश दे रहे कि ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी के साथ आप में बने रहेगा गोपाल हमारे साथ, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से चिंता खड़े कर देने वाली घटना, इसलिए बंसल न्यूज पे कई सारे सवाल पूछ रहा है। लगातार सवालों का सिलसिला भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। क्या विचारधारा को लेकर इस तरह की लड़ाई होना सही है? देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगाना क्या एक बड़ा गुना हो जाता है? अपनों से ही क्यों नफरत फैलती जा रही है? साथ ही विचारधारा के नाम पर क्यों समाज उस तरह से बट रहा है? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को विरोध का सामना आखिर क्यों करना पड़ता है? और ऐसे मसलों पर आखिर धर्मगुरु क्यों मौन रहते हैं? बंसल न्यूज के बड़े सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। उमेश शर्मा है, बीजेपी प्रवक्ता है, साथ में है स्वदेश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ में हमारे बंसल न्यूज जेड के शरद द्विवेदी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शरद जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी। इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है, दूसरी तरफ एक ऐसे स्वतंत्रता का अधिकार भी मिलता है जिससे किसी और को हानि ना पहुंचे, और प्रधानमंत्री संवैधानिक पद होता है, उनके लिए फैन फॉलोइंग अगर कोई व्यक्ति रखता है, क्या ये इतना बड़ा गुनाह होता है? देखिए, मैं इसमें देखता हूं कि ये समाज में जो कहीं ना कहीं एक विभाजनकारी बांटने की जो एक प्रवृत्ति किन्हीं किन्हीं कारणों से आती है, और उसकी वजह से इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये बहुत ही खेदजनक है, बहुत दुखद है कि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं है, वो पूरे देश का है, हर जाति हर वर्ग का प्रधानमंत्री है वो। और उनको लेकर या मोहन भागवत जी को लेकर जिस तरह की दृष्टिकोण से ये बात आई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, और बहुत अच्छा हो कि इस विषय पर मुस्लिम समाज के जितने भी संभ्रांत लोग हैं और जो कि निश्चित तौर पर हैं, और इसी के साथ जो उनकी राष्ट्रीय स्तर की बॉडीज हैं मुस्लिम संगठनों की, खासतौर से देवबंद से और यहाँ से जहाँ से बहुत सारे डायरेक्टिव सामने आते हैं जब भी मुस्लिम समाज से जुड़ी कोई बातें होती हैं, वहाँ से तुरंत प्रतिक्रिया आनी चाहिए। और इसकी निंदा करते हुए स्थानीय स्तर पर जिन भी लोगों ने ये कदम उठाया है उनके विरुद्ध उनको आगाह करते हुए पुलिस प्रशासन से आग्रह होना चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो होगी भी। और ये भी कहना चाहिए कि ये बहुत खराब प्रवृत्ति है और इससे बचना चाहिए। और इसी तरह जो दूसरा समुदाय है उसको भी सामने आना चाहिए। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, अगर रास्ते से भटक कर गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं, उनके प्रति भी कटुता नहीं रखनी चाहिए, और कुछ भटके हुए लोगों का निर्णय पूरे समाज पर नहीं थोपा जाना चाहिए। और इस तरह से अगर दोनों समाज आगे बढ़कर, क्योंकि ऐसी घटनाएं आगे भी सामने आ सकती हैं, आती भी हैं, तो इसमें समाज की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात अभी मोहन भागवत जी ने बहुत अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य में कही थी कि समाज जो है वो खुद निर्णय करे। उन्होंने देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। बिल्कुल। तो ये समाज का भी एक बड़ा निर्णय है। इस चीज को, हर बातों को हमको न्यायालय या पुलिस प्रशासन से हल करने की तरफ बढ़ेंगे हम, तो समाज में इन चीजों को रोकना कठिन होगा। अवंतिका। बिल्कुल शरद जी, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हम उमेश शर्मा जी का और स्वदेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। आपसे दोनों से मेरी अपील है कि आप इस बार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपना वक्तव्य मत रखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का सवाल है और संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री। 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस, और इसी तरह का मुद्दा है, इसलिए मैं आपसे ये अपील करती हूँ। सबसे पहले उमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या रिएक्शन आपका इस पूरी घटना पर? का नहीं है, मामला एक प्रवृत्ति का है, मामला एक मनोवृत्ति का है, मामला एक मानसिकता का है। और मैं उस मानसिकता को हिंदू की मानसिकता और मुसलमान की मानसिकता करके चिन्हित और शिनाख्ती भी देना नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि समाज के किसी भी वर्ग में अगर इस तरह का कट्टरपंथीपन प्रवेश कर रहा है तो वो समूचे समाज के सौहार्द के लिए और पारस्परिक सद्भाव के लिए जो है वो चिंता का विषय है और इससे बचा जाना चाहिए। और वास्तव में शरद जी का परामर्श अत्युत्तम है कि समाज के लोगों को आगे आना चाहिए
और मैं ये भी आग्रह करना चाहूँ कि इसके अंदर एक तो सांप्रदायिक राजनीतिक रंगत देने से दोनों पक्षों को बचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस समय एक मानसिक बदलाव की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है, समाज के जागरण की आवश्यकता है। एक तो ये बात। दूसरा, मैं इस बात से भी चिंतित हूं कि अकबर को जिस प्रकार की धमकियां दी जा रही है, और अवंतिका जी अभी आपने तो और एक गहरी सोच में मुझे डाल दिया है। आपने कहा है कि एक फतवा भी जारी हो गया है। मैं जैसे इस लाइव को समाप्त होगा, मैं तत्काल कलेक्टर बुरहानपुर से भी बात करूंगा स्वयं, और एसपी बुरहानपुर से भी बात करूंगा, और बुरहानपुर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्ञानेश्वर पाटिल है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, और इस बात को सुनिश्चित करा जाएगा कि अकबर को किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना नहीं प्राप्त होना चाहिए। और इसके बावजूद भी कोई आताताई अगर दुस्साहस करेगा तो आप ये यकीन मान के चलिएगा कि बुलडोजर के पहिया भी रुके नहीं है। और अगर इस तरह की नालायकी कोई करता है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, प्रधानमंत्री का चित्र लगा देने के आधार पर, जो मुझे प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, मैंने हमारे स्थानीय संगठन में बात करी थी, वहां से मुझे जानकारी मिली, मेरी स्वयं की एक जिज्ञासा थी। अवंतिका जी, संक्षिप्त में समाप्त करता हूँ। मेरी स्वयं की जिज्ञासा थी कि मोहन भागवत जी का चित्र क्यों लगाया गया। तो अकबर शेख ने उन लोगों से यह कहा था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना, तो ये हिंदू मुसलमानों के एकता की तरफ बढ़ा हुआ एक निर्णायक कदम है, क्योंकि सरसंघ चालक जी बोल रहे हैं, तो इस भावना के वशीभूत होकर उसने उनका फोटो भी लगाया। तो अगर किसी ने अपनी भावना की अभिव्यक्ति को इस प्रकार का कराया और कोई उसको आहत करने का विचार करता है या फतवा जारी करता है या उसकी तरफ अगर कोई आग भी उठाकर देखेगा, तो स्वदेश जी से भी हम समझ लेते हैं। बिल्कुल उमेश जी, आऊंगी मैं आपके पास। स्वदेश जी से भी हम समझ लेते हैं उनका क्या मानना है इस घटना को लेकर। जी स्वदेश जी। अवंतिका जी, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र संविधान से कायम रहता है और देश संविधान से चलता है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत प्रधानमंत्री 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। रहा सवाल इस बात का कि उसने चित्र क्यों लगाए थे, वो उसका अपना विषय है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन को इसमें सख्त होनी चाहिए। भले ही सबसे पहले इस बात की जो सांप्रदायिक हिंसा और भड़काने का काम जिन लोगों ने किया है, 2 बजे रात को किसी आदिवासी के घर में घुस के बजरंग दल के लोगों के द्वारा उसकी निर्मम हत्या किया जाना हो, चाहे एक जैन समाज के व्यक्ति को मुसलमान समझकर वो अपनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, उसकी मार कर हत्या कर दी गई हो बजरंग दल के 2 लोगों के द्वारा, सब कुछ ये निंदनीय है। तो सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम जो संगठन कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक जो संगठन है वो उसमें लिप्त पाए जाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए। मोहन भागवत जी ने सबसे मजबूर होकर के, परेशान होकर के ये वक्तव्य दिया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं तलाशना चाहिए। शिव तो कलकल में बसे हुए हैं, अब कहां आप तलाशोगे? अपने आप में शिव को तलाश लो। पहले आप ही और आपके आनुवंशिक संगठन और आपकी सरकार ये कोशिश करती है कि माहौल थोड़ा सा खराब हो, सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़े और पोलराइजेशन की काम पार्टी करने की भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, उस साजिश की ये परिणति है कि आज इस तरह का विरोध हो रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैं शुरुआत से ये कह रही थी कि ना किसी पार्टी की बात है, बिल्कुल 130 करोड़ की जनता की बात है और इसलिए से मुखर रखकर हम बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। शरद जी का भी हम रुख एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। शरद जी, जिस तरह से अच्छी बात यह कि दोनों ही तरफ से ये बोला गया कि लगातार कार्रवाई उस तरफ भी होनी चाहिए जो भी इस तरह की पथराव की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन क्या आप आगे के लिए किस तरह से डायरेक्शन समझते हैं? किस तरह से हम देश को इस जाल से निकाल सकते हैं या इस कीचड़ से निकाल सकते हैं, क्योंकि लगातार सामुदायिक हिंसाएं देश में बढ़ती हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि इस घटना को हमें एक बड़े फलक पर देखना पड़ेगा। अगर हम इसके राजनीतिक संदर्भों में उलझेंगे तो फिर उलझन बड़ी होगी और फिर बात राजनीतिक दलों पर आएगी। स्वदेश जी को ये बात वो कहते तो मुझे और अच्छा लगता कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की कोई भी घटना जो है वो निंदनीय है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं, देश का है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी भी चीज को देखेंगे, आज चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार होती, किसी भी दल के प्रधानमंत्री होते और किसी भी देश में, कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी जाति वर्ग समुदाय की तरफ से अगर प्रधानमंत्री का विरोध करने की घटना सामने आती है तो ये देश की लोकतांत्रिक बुनावट के लिए किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। और ऐसी घटना का सभी दलों, सभी व्यक्तियों, समाज के सभी सेक्शंस की तरफ से विरोध होना चाहिए।
बिल्कुल रही विरोध होना बात चाहिए। जी जिनका आरोप लगाया जाता है अक्सर कि राजनीतिक संदर्भ है, मुझे लगता है इस घटना को हमें अलग परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इस घटना में जो भी स्वरूप है, उस व्यक्ति ने जो मुस्लिम व्यक्ति है उसने, देखिए कितना रेफरेंस उसका, देखिए कि उन्होंने शिवलिंग की घटना को लेकर भागवत जी के वक्तव्य से प्रभावित होकर उनका फोटो लगाया, और मोदी जी का फोटो इसलिए लगाया कि उसका घर बना मोदी जी की वजह से। ये एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अगर इसका हम इस तरह से विरोध करने लगे या इस दृष्टि से इसको देखने लगे कि ये कहीं राजनीतिक नजरिया है और जो सरकार है वो किसी विचारधारा की सरकार है, इस रूप में अगर हम इसको पोर्ट्रेट करेंगे तो हम समाधान तक कभी नहीं पहुंचेंगे। मुझे लगता है, मैं फिर उसी पर आऊंगा कि चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, किसी भी राजनीतिक दल से भी कई बार संबद्धता हो सकती है, लेकिन उस राजनीतिक दल पर उसका दोष नहीं मढ़ा जाना चाहिए। कुछ भटके हुए लोग होते हैं जिनके विचार और दृष्टि में कुछ भटकाव हो सकता है और जिसकी वजह से हिंसा की घटनाएं सामने आ सकती हैं। विचारधारा जन्य जो विरोध है वो एक लोकतांत्रिक देश में मान्य है, स्वीकार्य है, वो चलता रहेगा। लेकिन किसी भी किस्म की शाब्दिक या शारीरिक हिंसा वो किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी दल द्वारा की जाए वो बहुत निंदनीय है। इसलिए बुरहानपुर की ये घटना, जिसमें मैं सहमत हूँ, उमेश जी ने जो कहा कि अगर फतवा जारी हुआ है तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और इस मध्य प्रदेश शांति का टापू है, बुरहानपुर की अपनी ट्रेडिशन और रवायत रही है। जी बिल्कुल। शरद जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण सवाल उमेश जी से करना चाहूंगी। उमेश जी, कई बार आम आदमी की अगर हम बात करते हैं तो कभी वो समुदाय में संलिप्त होने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर वो ये सोचता है कि कल की रोटी कहाँ से कमाएंगे और कल की रोटी कहाँ से आएगी घर में। तो क्या हम उस माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं जब एक मुसलमान के ऑटो में हिंदू नहीं बैठेगा, या मुसलमान अगर सब्जी बेच रहा है तो हिंदू सब्जी नहीं खरीदेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि अवंतिका जी अभी तो इतने चिंताजनक हालात हुए नहीं है। और आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस प्रश्न के साथ जोड़ा था। आपने कहा था कि वो किसी समुदाय में संलिप्तता नहीं चाहता, उसकी दैनंदिनी की जीविकोपार्जन और परिवार का भरण पोषण जो है उसके लिए बड़ी चुनौती होती है और प्राथमिकता भी होती है। पर इसके साथ साथ ये भी है अवंतिका जी कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कभी एकल रूप से रह नहीं सकता है, और मनुष्य जब सामाजिक अवस्था में रहता है तो जाति में रहता है, समुदाय में रहता है, पंथ में रहता है, मजहब में रहता है, और वो स्वाभाविक रूप से उन सारी चीज़ों को पसंद करता है। हमारा कोई मुसलमान भाई होगा तो वो स्वाभाविक रूप से उस कल्चर को पसंद करेगा, हिंदू होगा तो वो अपने सांस्कृतिक परिवेश को पसंद करेगा। तो अपना एक समाज होता है, विभिन्न विभिन्न समाजों में विभिन्न विभिन्न जातियों में घटक निवास करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम सबका ये सामूहिक उत्तरदायित्व है कि इनमें एक पारस्परिक प्रीति का भाव रहे। विचार वैचारिक असहमतियों का सदैव स्वागत है। भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता इसी में है, और ये लोकतंत्र इसीलिए स्तुत्य माना जाता है कि इसमें अभिव्यक्तियों में असहमति को सम्मान दिया जाता है, और असहमतियों का सम्मान है पर वो वैचारिक हो। अगर वो हिंसक हो जाती है और वो थोपने के स्तर पर चली जाती है तो मुझे लगता है कि ये न केवल समाज के लिए त्रासदायक है, मुझे लगता है कि संवैधानिक रूप से भी आघात पहुंचाने वाली। बिल्कुल। अब स्वदेश जी से भी हम आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी स्वदेश जी। देखिए, बिल्कुल शरद जी एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं और आध्यात्मिक जीव हैं। उन्होंने जो कहा कि स्वदेश को इसमें निंदा प्रकट करनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि हम लोकतांत्रिक ऐसे देश हैं जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है। किसी का भी कोई चित्र लगा सकता है। अगर उसने चित्र लगाया है, किसी भी समाज के व्यक्ति को उसके खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। अगर उसके साथ कोई भी हादसा होता है, कोई घटना होती है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। उस किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो। हाँ, वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके अनुवासिक संगठनों ने इस तरह का माहौल 2014 से बना के रखा है। देश को बांटने की जो साजिशें की जा रही निरंतर, वो ठीक नहीं है। उनके चलते ही ये जो भावनाएं भड़की हैं लोगों की, इन पर काबू पाने के लिए आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने जो कहा कि हर मस्जिद में हमको सिमरी तलाशना चाहिए। जी, तो ये बिल्कुल निंदनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री कोई फोटो लगाए तो उसके खिलाफ कोई व्यक्ति एक्शन ले। बिल्कुल किसी भी तरह का एक्शन लेना ये निंदनीय है, इसे नहीं करना चाहिए। और ऐसे करने वाले अंतिम प्रतिक्रिया शरद जी से। जी शरद जी। मेरा इसमें सिर्फ ये कहना है, इसी के साथ कंक्लूड करेंगे हम। बिल्कुल।
मुझे हम सभी को बहुत प्रसन्नता होगी अगर इसमें बीजेपी, कांग्रेस और मैं तो एक बड़े फलक पर यह भी देखता हूं कि बुरहानपुर के जो स्थानीय मुस्लिम और हिंदू समाज के बड़े संगठन हैं वो भी, और मैं तो और मुझे प्रसन्नता होगी, हम सभी को प्रसन्नता होगी, बंसल न्यूज को प्रसन्नता होगी कि खुद श्रीमान ओवैसी जी, उनकी पार्टी, ये सब मिलकर इस पूरे मामले की निंदा करें और जाकर वहां एक ज्ञापन दें कलेक्टर को और प्रशासन को, और साथ ही शांति की एक अपील करते हुए इस घटना की निंदा करें। ये हमारे समाज की ताकत है, जो मिली जुली ताकत है, जिसकी वजह से 5000 साल से सनातन परंपरा का ये देश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल शरद जी, हम भी यही कामना करते हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और इस तरह का समाज, इस तरह की सोच जल्दी बदलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए, और लगातार हम एक बार फिर आपको इस मामले से अवगत करा देते हैं क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ये इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात आगे जाकर कभी ना हो, इसीलिए लगातार ये मामला आपको बता रहे हैं। एक बार फिर हम बता देते हैं किस तरह से बुरहानपुर के शेख अकबर के पास रहने के लिए घर नहीं था, परेशान हो रहा था, और इसी के तहत केंद्र सरकार की योजना के तहत आवास मिला, स्वरोजगार योजना के तहत ऑटो रिक्शा उसे मिला। योजनाओं के लाभ से खुश होकर उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो अपने ऑटो पर लगा लिया, लेकिन उसे इतना महंगा पड़ा कि शेख के समाज के लोग ही उसकी जान के दुश्मन बन गए। उसके खिलाफ फतवा जारी हो चुका है, शेख अकबर के घर पर हमले हो रहे हैं, उसका भाई घायल हो चुका है और उसके समाज के लोग ही उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। सवाल इसलिए बड़ा था क्योंकि आखिर किस समाज में ये समाज जो है वो बढ़ रहा है, किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर हम सुना देते हैं शेख का इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना है। सर, शिकायत ये थी कि माननीय मोदी जी जो है हमारे देश के राजा है और उनके कार्यकाल में मेरे को 2017 में PMRY प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत ऑटो रिक्शा मिली है अनुदान, और 2019 और 20 में आवास योजना में मेरा मकान आया हुआ है और मकान बना भी चुका हूँ, मैंने पूरा 2.5 लाख रुपये मिल भी चुका है। तो वो संबंध में मैंने माननीय